सोचे एक चुनाव जो सिर्फ 50 वोटों के मामूली से अंतर से तय हो गया। आखिर ये होता कैसे है? हम आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे ये समझने के लिए कि इतनी करीबी हार जीत के पीछे की असली कहानी क्या है। ये विश्लेषण किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं, बल्कि शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग को समझने का है। तो सवाल यही उठता है, कोई चुनाव सिर्फ 50 वोटों से कैसे जीता या हारा जा सकता है? ये सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है। ये जमीनी हकीकत, सामुदायिक समीकरण और हर एक वोट के पीछे की उम्मीदों का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है मणिपुर के वाबगाई विधानसभा क्षेत्र से, एक ऐसी जगह जहां की सियासत हमेशा से ही, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी रहती है। वाबगाई ये मणिपुर के थोबल जिले की एक वैली सीट है। इसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और राजनीतिक पहचान है। मतलब यहाँ की आबादी में दो मुख्य समुदाय हैं, मेतेई और मेती पांगल। और यही जो डेमोग्राफिक मिक्स है वो यहाँ की राजनीति को और भी जटिल और दिलचस्प बना देता है। देखिए, यहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं वो बहुत ही ज़मीनी है, बहुत ही बुनियादी है। नौजवानों के पास रोजगार की भारी कमी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इन सब ज़रूरी चीज़ों का अभाव, समुदायों के बीच एक तनाव जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। खेती में लागत तो बढ़ रही है पर मुनाफा घटता जा रहा है, और पानी, बिजली जैसी रोजमर्रा की ज़रूरतें भी आती जाती रहती हैं। यही वो असल मुद्दे हैं जो हर चुनाव में फैसले की दिशा तय करते हैं। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जिन्होंने 2022 के चुनाव की पूरी कहानी लिख दी। ये सेक्शन पूरी तरह से उन नंबर्स पर फोकस करेगा जो इस पूरी कहानी का दिल है। 92.65%, ये था 2022 में वाबगाई का वोटर टर्नआउट। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। और जब लोगों की भागीदारी इतनी ज्यादा हो तो समझ लीजिए कि हर एक वोट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और जब आप ये जानते हैं कि 2022 में इस क्षेत्र में कुल मतदाता 31,681 थे, तो वो 92.65% का आंकड़ा और भी बड़ा लगने लगता है। इसका मतलब साफ है, लगभग हर योग्य वोटर ने अपने हक का इस्तेमाल किया। और फिर आता है वो नंबर जिसने सारा खेल बदल दिया, 50। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ 50 वोटों का था। ये इतना छोटा अंतर है कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, एक स्कूल की क्लास में जितने बच्चे होते हैं, बस उतने ही लोगों ने नतीजा पलट दिया। जरा इस टेबल को देखिए, ये दो चुनावों की कहानी है। एक तरफ 2017 और दूसरी तरफ 2022। 2017 में आईएनसी के उम्मीदवार ने 4,775 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 5 साल बाद 2022 में वही उम्मीदवार सिर्फ 50 वोटों से हार गए। पासा पलट गया। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव था वो था जीत के मार्जिन में। एक आसान जीत एक दिल तोड़ देने वाली हार में कैसे बदल गई? तो 50 वोटों का ये नतीजा क्या अचानक हुआ? नहीं। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ 2022 को नहीं, बल्कि वाबगाई के पूरे चुनावी इतिहास को देखना होगा। यहाँ एक पैटर्न है, एक दोहराव है जो दशकों से चला आ रहा है। वाबगाई का इतिहास ही ऐसे कलीबी मुकाबलों से भरा पड़ा है। देखिए, 2002 में जीत का अंतर सिर्फ 16 वोट था, 2007 में 78 वोट और अब 2022 में 50 वोट। ये पैटर्न साफ बताता है कि ये सीट हमेशा से एक स्विंग सीट रही है, जहां राजनीतिक हवा बहुत तेजी से बदलती है। यहाँ कोई भी जीत स्थायी नहीं होती और कोई भी हार आखिरी नहीं होती। तो ये बार बार ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह है टैक्टिकल वोट लीकेज। सीधे शब्दों में कहें तो वोटों का स्ट्रेटेजिक तरीके से बंट जाना। जब मैदान में कई उम्मीदवार होते हैं तो जो मुख्य पार्टियां हैं उनके वोट कट जाते हैं, जिससे हार जीत का अंतर बहुत कम रह जाता है। ये दिखाता है कि मतदाता कितने जागरूक हैं, और ये हमारे संविधान की उस भावना को भी मजबूत करता है जहां हर नागरिक की गरिमा और उसकी सूचित आवाज को महत्व दिया जाता है। तो चलिए अब उस रणनीतिक बिसात को समझते हैं जिस पर यह चुनाव खेला गया। कौन सी ताकतें थीं जो इस नतीजे पर असर डाल रही थीं? कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी। तो एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के पास जमीन पर अपनी ताकत थी, एक मजबूत नेटवर्क, एक जाना पहचाना स्थानीय चेहरा और सहयोगी दलों का साथ। तो दूसरी तरफ बाहर से भी बड़े चैलेंज थे।
पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का बढ़ता हुआ प्रभाव, वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा और दूसरे छोटे दलों का वोट काटना, ये जमीनी पकड़ और बाहरी लहर के बीच की एक क्लासिक लड़ाई थी। इस पूरी जटिल स्थिति को समझने के लिए हम इससे 4 कसौटियों पर परख सकते हैं। पहली, परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच की खींचतान। दूसरी, समुदाय की अपनी पहचान और राज्य की नीतियों के बीच का तनाव। तीसरी, स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा बनाम बाहरी राजनीतिक दबाव। और चौथी, फौरी फायदे और लंबे समय के विकास के बीच का चुनाव। वबगाई का वोटर इन्हीं 4 पैमानों पर संतुलन बनाता है। शायद 2022 का नतीजा इसी संतुलन में हुए एक छोटे से बदलाव का ही नतीजा था। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, अब आगे का रास्ता क्या है? 2027 में इस सीट को वापस पाने के लिए शासन का एक ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है? ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये शासन करने का हक दोबारा हासिल करने की बात है। तो वापसी की रणनीति में ये 7 कदम हो सकते हैं। पहला, संदेश में एकता, एक ऐसा एजेंडा जो सबको साथ लेकर चले। दूसरा, मुद्दों पर कैंपेन, हवाई बातें नहीं बल्कि सड़क और नौकरी जैसी ठोस स्थानीय मांगों पर फोकस। तीसरा, माइक्रो टारगेटिंग, डेटा का इस्तेमाल कर उन वोटरों तक पहुंचना जो अभी दुविधा में हैं। चौथा, गठबंधन में अनुशासन, ये पक्का करना कि सभी सहयोगी दल एक ही दिशा में काम करें। पांचवा, युवाओं से जुड़ाव, उनकी भाषा में उनके मुद्दों पर। छठा, जमीनी पकड़ को और मजबूत करना। और आखिरी, सातवां, ध्रुवीकरण की किसी भी कोशिश पर नजर रखना और उसे मिलकर नाकाम करना। और इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए डेटा एनालिटिक्स से ये तय करना होगा कि संसाधन कहाँ और कैसे इस्तेमाल हों। स्थानीय प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ना होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, बल्कि सही जानकारी देने और अफवाहों को रोकने के लिए करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जब भी आप डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून का ध्यान रखना होगा। मतलब लोगों की निजता, उनकी सहमति, ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये मतदाताओं का विश्वास जीतने की पहली शर्त है। और अंत में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं, क्या डेटा पर आधारित शासन और स्थानीय जरूरतों पर फोकस इस बटे हुए माहौल में विश्वास की उस खाई को पाट सकता है? वॉबगई का मामला हमें यही सिखाता है कि राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ है, डेटा, अनुशासन और जमीन से जुड़ा।